बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनट सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि गायब हैं, जिनकी तलाश आज पूरा दिन होती रही। कितने लोग थे? 33 लोग थे। कहाँ हैं, कौन है, ये सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको हम इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि आज एक तारीख रकम हुई है, और कोई छोटी मोटी नहीं, कोई बड़ी वाली तारीख रकम हुई है। इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। यौम सियाह की आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई हैं। कौन ये आवाज़ें उठा रहा है, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। हाफिज जी को ज़मान पाक जाना महंगा पड़ गया। ज़मान पाक में जिसकी भी हाज़िरी हो रही है ना, उसको उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ रही है, और इस दफ़ा हाफिज जी ने बहुत ही महंगी कीमत अदा की है। ये स्टोरी क्या है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, और एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, मतलब कि आप उस स्टोरी के हवाले से इस एंगल से आपने सोचा ही नहीं होगा। और वो स्टोरी ये है कि जी शहबाज शरीफ का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। ये कैसे हो रहा है, कौन सा जादू है, ये किस तरह से जादू हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तारीख़ जो रकम हुई। तारीख़ इसलिए रकम हुई है क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्ट्री मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। मैंने आपको सुबह जब वीडियो की थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, और इसलिए नहीं कि जी कोई धांधली हो गई या कुछ हो गया है। इसके क्या रीज़न्स रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। बड़ी लॉजिकल रीज़न्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और क्योंकि आज मेयर का और डिप्टी मेयर का इलेक्शन था कराची के अंदर, और ये अपने आप में एक तारीख़ रकम हुई है कि सिंध के अंदर इतने अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना लोहा, अपना सिक्का मनवाया हुआ है। कराची हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि उनका वीक एरिया है, लेकिन अब तो वो कहते हैं ना, हर घर से जयाला निकल रहा है। कराची से जयाले निकल रहे हैं, सिंध से, अंदरून सिंध की बात करें, अर्बन एरियाज़ की बात करें, मॉडर्न एरियाज़ की बात करें, ज़रा पीछे कोई गांव देहातों की बात करें, हर जगह से आपको जयाले निकल रहे हैं। और ये अपने आप में एक तारीख़ है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई जो मेयर है वो नहीं बना था। सो जो जयाले हैं मेयर भी बन गए हैं, और जो जयाले हैं वो डिप्टी मेयर भी बन गए हैं। अच्छा, अब इसकी जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि मेयर का बेसिकली काम क्या होता है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये ज़ाहिर सी बात है, बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, तो ये जिसका भी उनका बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पीपल्स इंटरेक्शन, लोगों के साथ जो उनका काम होता है, उसमें हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि जी हुकूमत, अगर मैं कराची की या सिंध की बात करूँ तो हुकूमत वहाँ पर पिछले कुछ अरसे में ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन मेयर कोई और था, कभी MQM बन गया, कभी व्हाटएवर। तो वो हमेशा मेयर कंप्लेन करता था कि भाई जो हुकूमत है वो कभी फंड्स नहीं देती, कॉपरेट नहीं करती, फिर हम अपने लोगों के लिए क्या काम करें, एंड एक वो इंटरनल क्लैश चलता रहता था। अब तारीख़ इसलिए मैं कह रही हूँ रकम हुई है क्योंकि जो मुर्तज़ा वहाब हैं, वैसे तो मतलब पर्सनली ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बड़े रीज़नेबल से पॉलिटिशियन हैं। मेरा उनके साथ पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छा है। ज़ाहिर सी बात है, हम उनके साथ पॉलिटिकल शोज़ करते हैं। अच्छे सुलझे हुए एक फ़ेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ज़ाहिर सी बात है फौजिया वहाब साहब के साहबजादे हैं। सो ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। उनका मुकाबला था जी हाफिज़ नईमुल रहमान साहब के साथ। हाफिज़ नईम साहब भी एक डिसेंट आदमी है, ऑफ कोर्स, मतलब वो भी अपनी पार्टी का जो है वो कराची में एक फ़ेस हैं। लेकिन जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, ही वॉज़ नॉट एन इलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। और जो नईमुल रहमान साहब हैं वो ज़ाहिर सी बात है इलेक्टेड कैंडिडेट थे। तो इशू वहाँ पर ये भी चल रहा था, और इस हवाले से ये लुच्चे फ्राई हो रही थी, ये तीलियां लग रही थी कि भाई जो मेयर होना चाहिए वो होना चाहिए कराची का, जो कि इलेक्शन लड़ कर के आया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो इलेक्शन लड़ने का, एंड व्हाट्सएवर। बट हैवन सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कराची के इस इलेक्शन के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इत्तेहाद कर लिया था, ठीक है। इत्तेहाद करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इनका टोटल जो इत्तेहाद का नंबर है वो 193 बनता था, ठीक है, बनता था, गौर से आपने बात सुननी है, 193 बनता था। और पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 98 सीट्स हैं, और जमात इस्लामी की अगर मैं अलग से बात करूं तो 86 सीट्स हैं, और बाकी कोई 63 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है। अब सिंध में मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। अब जो इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में जो नताइज निकले, ये एक तारीख़ी रकम हुई है ना, मतलब सारा कुछ ही जियालिया नू, सारा कुछ ही पीपल्स पार्टी नू, लेकिन इसके पीछे एक गलत डिसीजन, एक गलत हाज़िरी, एक गलत मूव थी। और मैं तो सबसे पहले बात करती हूँ कि जो लोग अपने आप को सियासतदान कहते हैं, अगर एक पॉलिटिशियन को यही नहीं पता कि उसने अपनी पॉलिटिकल मूव क्या कर रही हैं,
تو اس کو تو سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. جیسے کہ اس کیس میں کیا ہے, حافظ صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کے الیکشن سے پہلے زمان پاک جا کر کے حاضری دے آتے ہیں. ہوں دسو مینوں, آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیا معاملات چل رہے ہیں 9 مئی کے بعد؟ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ عمران خان اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جناب جی یہ حافظ صاحب چلے گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے زمان پاک میں. پھر ظاہری بات ہے اس کے ریپرکشنز تو ہونے تھے, اور اس لیے ریپرکشنز ہونے تھے بیکاز آج جب ووٹنگ ہوئی, اور ظاہری سی بات ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ ہونی تھی, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے 33 لوگ آئے نہیں, ٹھیک ہے. اب جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ جو 33 لوگ نہیں آئے نا, ان کو پیپلز پارٹی نے اٹھا لیا ہے, حکومت نے اٹھا لیا ہے, ان کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا ہے, یعنی کہ ان کو اغوا کر لیا ہے. اب اگر اغوا کیا ہے تو ان کی فیملیز کی طرف سے کوئی تو مطلب رولا رپا ہو نا, کوئی تو رولا رپا ہو کہ بندے کدھر گئے ہیں, زمین نگل گئی, آسمان کھا گیا, آسمان نگل گیا, زمین کھا گئی, جو بھی آپ بولتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اب ہوا یہ کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جیل میں تھے, ظاہری سی بات ہے صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان کے چیئرمین کی کرتوتیں ہی ایسی ہیں. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کے بعد پوری پارٹی تتر بتر ہوئی پڑی ہے. تو ایسے میں مجھے آپ بتائیں کہ کوئی سیاستدان جو کہ ویژنری ہو وہ دیکھے گا کہ اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے؟ یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے. سیدھی سی بات ہے, جو 9 مئی کو ہوا فوجی تنصیبات پر جو اٹیک ہوا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جو اٹیک ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور ہے؟ فوجی جو ہیں وہ تو ہمیشہ انٹرفیئر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے گھروں پر اٹیک کرو, ان کی تنصیبات پر اٹیک کرو. وہ ان کے پرسنل گھر پرسنل تنصیبات تھوڑی ہیں, وہ تو پاکستان کی ہیں. خیر جی اس کے اوپر تو ہم بہت بات کر چکے ہیں اور ہم خیر کرتے رہیں گے, لیکن پھر بھی تو ایسے میں ایک بڑی غلط موو تھی حافظ صاحب کی. ان کو زمان پاک نہیں جانا چاہیے تھا. زمان پاک تو وہ خیر چلے گئے. اس کے بعد جو باقی لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, جو 33 لوگ آج نہیں آئے, وہ ان کو ووٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, اسی لیے وہ نہیں آئے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب وہ جیل میں تھے, جیل سے آئے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کی ایک ریزن بتائی کہ بھائی میں جو ہوں فوزیہ وہاب صاحبہ کیونکہ میری کلاس فیلو تھیں تو میں تو ان کے بیٹے کو ووٹ کروں گا. ویلڈ ریزن ہے بھائی, ہوگی. آپ اپنے پوچھیں کہ آپ کا کوئی دوست ہو, آپ کے دوست کے بچے, آپ کے کوئی رشتہ دار کے بچے اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ پہلے تو اس کو سوچیں گے نا کہ چلیں نہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں پہلے. تو یہ ایگزامپل آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اس پی ٹی آئی کی ایگزامپل ہے جو کہ جیل سے آئے اور آ کر کے, کیونکہ شو آف ہینڈس تھا نا, مطلب آپ چھپا بھی نہیں سکتے نا کس نے ووٹ کیا کس نے نہیں کیا, تو انہوں نے کلیئرلی آ کر کے بولا کہ بھائی جی میں نہیں کرنا چاہتا ووٹ جماعت اسلامی کو, میں ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا چاہتا ہوں. بیکاز ظاہر سی بات ہے میری فوزیہ وہاب صاحبہ کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے, ایک تعلق رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے میں اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ جو 33 بندے جس کے اوپر سراج الحق صاحب ہوں, چاہے وہ امیر ہوں جماعت اسلامی کے, چاہے نعیم الرحمان صاحب ہوں, وہ سارے جو ہیں وہ یہی کہی جا رہے ہیں کہ جی 33 بندے حکومت نے اغوا کیے, 33 بندے حکومت نے اغوا کیے, رورے اٹکائے, یہ کیا, ہم احتجاج کریں گے, ہم مسترد کرتے ہیں, ہم نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں, یہ ساری باتیں, ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے, یہ سارا رولا رپا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور بار بار میرے ہی پروگرام میں آج مجھے سراج الحق صاحب نے 2 دفعہ یہ بات بولی کہ بھائی پیپلز پارٹی کو یہ جیت بہت مہنگی پڑے گی. انہوں نے بولا کہ یہ یوم سیاہ ہے, جماعت اسلامی آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر دیکھ رہی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی جمہوریت ہار گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو یوم سیاہ کہہ رہے ہیں تو اس دن کو یوم سیاہ بنانے میں ان کی اپنی غلط پالیسی کام آئی ہے, ان کی اپنی جو غلط پالیسی ہے وہ سامنے نظر آئی ہے. کیونکہ ویسے بھی ایسا پولیٹیشن, ایسا پاکستانی پولیٹیکل پارٹی, ایسا پاکستانی پولیٹیشن, آپ ایسے سیاستدانوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو کہ فوجی تنصیبات پر پاکستان کی حملہ کریں, پاکستان میں آگ لگائیں. آپ ایکسٹریمسٹ لوگوں کے ساتھ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ سراسر غلط موو تھی اور اس کا نتیجہ بھگتا گیا. اب اس ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہار گئے ہیں تو اس کا ملبہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈال رہے ہیں. اب وہ جو 33 لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکی ہوں, آپ کو بتا چکی ہوں, آج بھی میں آپ کو دوبارہ انفورس کر دیتی ہوں کہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے چک لیا یا کسی نے ان کو تھریٹ کر دیا. ان کو خود پتا ہے بھائی, ان کو خود پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی پتلی حالت ہے. ان کو خود پتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نعیم الرحمان سے زمان پاک کے اندر جو بھی آپس میں اتحاد ڈیلنگ کی, ان کو تو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو 33 لوگ ہوں گے یا جتنے بھی 63 لوگ اگر آپ کہہ لیں, پوری پی ٹی آئی جو سندھ چیپٹر ہے, کراچی کا جو چیپٹر ہے, ان سے
पूछा होगा या मशवरा किया होगा या मुशावरत की होगी, तौबा करो, तौबा करें, कभी भी नहीं मुशावरत की होगी। तो भाई तो फिर तो हारना ही था ना, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल कि जी इन्होंने हारना ही था, क्योंकि सियासत के अंदर टाइमिंग, मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और फिर इसको ये लिबादा दे देना कि जी यौम स्याह हो गया है और जमहूरियत हार गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है, तो इट रियली डजंट मेक सेंस। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो मैं पर्सनली दुआ करती हूँ, और वो चीज़ ये है कि भाई अब कराची को एक आइडियल शहर होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, ना फंडिंग की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना इनके अंदर कोई बीच में लूप होल्स होने चाहिए, ना बीच में कोई स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, इस लिहाज से कि मुर्तज़ा वहाब या जो इनके ये डिप्टी मेयर है वो काम ना कर सके। नाउ दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बल्कि इनको अब इस तरह का मिसाली काम करना चाहिए कि हम पंजाब वाले, लाहौर वाले इनको ना एक हसरत और रश्क की निगाह से देखेंगे, भाई अगर कराची और सिंध में ये काम हो सकता है तो वाई नॉट इन पंजाब एंड लाहौर, राइट। सो बेसिकली 33 बंदे जो है वो आए ही नहीं, बिकॉज उनको वोट देना ही नहीं था। कुछ का मिसट्रस्ट नईमुर रहमान जमात इस्लामी पर था, और बहुत से लोगों का मिसट्रस्ट इस पूरी सिचुएशन पर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है ही इज इन हॉट वाटर्स और वो उनका साथ नहीं देना चाहते। ये एक ओपन एंड शट केस है। अब आ जाए जी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो स्टोरी ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अब आप भी कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कोई पीरी फ़कीरी पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, ये जो जादूगरी शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ी है ना, वो है अलग अलग लैंग्वेजेस में जा करके वहाँ पर लोगों से बात करने की। कुछ विजुअल्स आए, और जो शहबाज शरीफ साहब है मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, वो 2 रोज़ा दौरे पर हैं आज़रबाईजान, बाकू। वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ MOU साइन किए हैं, साइन हो चुके हैं, एंड प्रॉब्ली बाय टुमारो उनका ये जो दौरा ये ख़त्म हो जाएगा। LNG है वो लेनी है उन्होंने वहाँ से, पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज उनके प्रोग्राम्स हैं जो कि बाकू के साथ और आज़रबाईजान के साथ ये इन्होंने किए हैं। PMLN का और पाकिस्तान का भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और नून लीग का भी एक बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशन है आज़रबाईजान के साथ। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर हम बतौर जर्नलिस्ट उनके साथ एक स्टेट विजिट पर गए थे आज़रबाईजान बाकू पे, और वहाँ पर जो इस्तकबाल किया गया प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो उनका इस्तकबाल किया गया नवाज शरीफ साहब को, और तब भी बहुत ज़्यादा MOU साइन किए गए थे, और तब उनकी जो बेगम है कुलसूम नवाज साहिबा वो हयात थी और वो भी इस दौरे पर साथ गई थी। खूबसूरत शहर है, और ऑफकोर्स LNG वगैरह के हवाले से काफ़ी स्ट्रेंथ है इनके पास, तो पाकिस्तान का इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने उज़्बेक ज़बान जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर बात की, और फिर जब वो ये बात कर रहे थे, जब ये मनाज़र देख रही थी और ये जादूगरी जब मैं देख रही थी, और ये मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमने पिछले 7-8 साल, मतलब 4 साल इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में, और उससे पहले 4 साल इनकी जो अपोजिशन है, मतलब पिछले 8 सालों से हम जहाँ चोर डाकू लुटेरा ये सारी बातें सुन रहे थे, बहुत से झूठ सुन रहे थे, वहाँ पर हम एक और चीज़ भी सुन रहे थे बार बार, जो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में बोलते थे, चिट वाला वज़ीर आज़म, चिट से पढ़ के वज़ीर आज़म, चिट से पढ़ के तकरीर करता है, ये खुद बोल नहीं सकता, खुद पढ़ नहीं सकता। आई मीन शहबाज शरीफ साहब को ना सिर्फ चाइनीज़ आती है, ना सिर्फ रशियन आती है, ना सिर्फ उनको टर्किश ज़बान आती है, अंग्रेज़ी आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, अब उज़्बेक भी आती है, ठीक है। इमरान खान साहब बड़ा इसमें फ़ख्र महसूस करते थे कि जी मैं पर्ची वाला वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो हम तो हाथ जोड़ के कहते थे भाई इमरान खान साहब तुसी पर्ची को भी पढ़ लिया करो। कभी आप जापान और चीन के बॉर्डर मिला रहे होते हैं, कभी आप जो है खातिमुन नबीन नहीं बोल सकते, अल्लाह माफ़ करे, कब मतलब इतनी ओंगी बोंगी भोंडी किस्म की जो एग्जाम्पल, कभी आप पाकिस्तान के अंदर कोई 12 मौसम गिनवा देते। तो आप ये चीज़ें पॉइंटर्स लिख लिया करें, और बल्कि जब आप डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस तरह से मुलाकातें होती हैं तो पॉइंटर्स लिखे जाते हैं, बाकायदा तौर पर प्रिपरेशन होती है, तैयारी की जाती है। सो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने जो उज़्बेक बोल दिया, ये रातों रात तो नहीं बोलती ना, ऐसा थोड़ी है कि पिंकी पीरनी ने कोई तावीज़ भेजा होगा शहबाज शरीफ साहब को, है पानी च घोल के पी लेना, तो जो तुसी जाओगे आज़रबाईजान तो आपकी ज़बान से जो है वो उज़्बेक निकलना शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस लैंग्वेज, वो इस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, उनको आती है, इसीलिए उन्होंने बोली। तो भाई ये जो मनाजिर थे और ये जो ज़बान है, ये भी ज़बान शहबाज शरीफ साहब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से सुन करके उनको जो है इमरान खान साहब की जो नींदें हैं वो हराम हो रही होंगी, क्योंकि उनसे तो आजकल कोई बात सही हो ही नहीं रही है। वो जो भी बात करना चाहते हैं वो उल्टी पड़ जाती है, वैसे ही बातें उल्टी करते हैं, आजकल सीधी बात भी करते हैं तो वो उल्टी पड़ जाती है। तो ये तमाम तर मामलात है, लेकिन अगली वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर बहुत सी बातें हमने करनी है। हमने नवाज शरीफ के बारे में बात करनी है, हमने परवेज़ इलाही साहब के बारे में बात करनी है, और हमने पिंकी पीरने के बारे में बात करनी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।